हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 फॉर द सेम फर्स्ट चैप्टर विच वाज द लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली में इसे हम ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 है, बल्कि हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन लेवल 2 है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का थोड़ा और हाई हो जाता है आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हैं तो थोड़े कंसेप्ट वाइज तो नॉर्मली हैं, क्योंकि चैप्टर भी हमारा इंट्रोडक्टरी था द लिविंग वर्ल्ड, लेकिन दीज आर दी मोर काइंड ऑफ अ ट्विस्टेड क्वेश्चन। आपसे कुछ चीजें और भी ज्यादा पूछी गई हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, राइट। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बनाएगा और हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर साधा सिंपल सा टॉपिक की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसको कितने वेज में उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन अगर हम बोलें तो उससे कितने वेज में किस किस पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी प्रैक्टिस आपकी इस सेशन में होने वाली है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बात करते हैं स्टडी मॉड्यूल क्या है हमारा फॉर द एंटायर जर्नी टू रीच द नीट, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो हम करते हैं हर चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। एवरी टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम ईच चैप्टर, तो ये हमारा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होता है। फिर आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि डीपीपी, जहां पर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन खुद से, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको प्रोवाइड होता है डीपीपी का सोल्यूशन, फॉलोड बाय द चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जो हम जिस स्टेज पर अभी हैं। हमने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन किया, उसके बाद हमने डीपीपी सॉल्व करी, डीपीपी के सोल्यूशंस देखे, और अब हम आ गए हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो सीरीज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ईयर, कि किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये हम हर चैप्टर के लिए अलग से पढ़ते हैं। इस चैप्टर के लिए भी हमने पढ़ा था, ये हम कर चुके हैं। फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जब हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच चैप्टर, इसके कंप्लीट होने के बाद हम पहुंचेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट है डाउट सॉल्विंग सेशंस, कोई भी डाउट होते हैं तो उसे हम डाउट सॉल्विंग सेशन में सॉल्व करेंगे सॉल्व वीकली टेस्ट पेपर। और यही नहीं कि हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, हमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, बल्कि इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या हमारी पैटर्न होना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे हम कंसिस्टेंट रहें अपनी थ्रू आउट दी जर्नी। तो वो वाली बात भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यही मिलेगी। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। हर चैप्टर का एक माइंड मैप आपको मिल जाता है, एक वन शॉट रिवीजन मिल जाता है, तो आप उस चीज को और अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। ये कब, जब हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनसे और ज्यादा लेवल आपका इंक्रीज होगा, आप और ज्यादा पॉलिश हो पाएंगे। आइए, ये स्टडी मॉड्यूल तो हम जान गए, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज, एक्चुअली में ये वर्ड स्टूडेंट्स बहुत टाइम तक नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस वर्ड का अपने आप ही मीनिंग है। अगर मैं आपसे पूछूंगी होम्योस्टेसिस क्या है, तो हो सकता है आप मुझे टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बता दें, हो सकता है आप मुझे वाटर पीएच बैलेंस से रिलेटेड कुछ बता दें, लेकिन एक्चुअली में इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है? अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है होम्यो इज फॉर सेम थिंग, व्हेन समथिंग इज सेम, एंड स्टेसिस इज व्हाट, की स्टेबिलिटी हो। तो जो एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है, अगर उस बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी है, बॉडी के स्टेबिलिटी इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी रहना। तो मैडम, अंदर के एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी रहने का क्या मतलब है? देखो, बाहर जो टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट में, आपके और मेरी बात कर रही हूं मैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, ये तो हमें मालूम है। थ्रू आउट द ईयर बार बार टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है क्या? नहीं होता, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
सिमिलरली हमारी बॉडी का सॉल्ट बैलेंस, हमारी बॉडी की एसिडिटी, हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इनसाइड द बॉडी, और इसी को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। जब हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट बोल रही हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी स्पेसिफिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the reactions going on in my body, I am not talking about the processes going on inside my body, I am only talking about the stability of the environment inside my body. बॉडी के अंदर भी तो एक एनवायरनमेंट है, पूरे टाइम ब्लड फ्लो हो रहा है तो एक टेम्परेचर भी तो है बॉडी का, तो वो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, पीएच बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस। और एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी बॉडी का ह्यूमन बींग्स में जो सॉल्ट बैलेंस होता है, आपने हमेशा सुना होगा कि किसी की डायबिटीज़ ज़्यादा है, किसी की डायबिटीज़ कम है, शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, शुगर लेवल कम हो गया, ये सब तो हमने सुना है। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी का सॉल्ट बैलेंस ज़्यादा हो गया, किसी का सॉल्ट बैलेंस कम हो गया? बिकॉज इफ द सोडियम डिक्रीजेज इनसाइड द बॉडी, अगर ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारी बॉडी का सॉल्ट बैलेंस, सोडियम कम हो जाता है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जबकि डायबिटीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मैनेज हो जाती है, राइट? हाँ, एक्सट्रीम डायबिटीज है तो अलग बात है, पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नंबर में ऑन एन एवरेज जो है वो हो जाता है टॉलरेट। लेकिन सोडियम का कम होना, यानी कि सॉल्ट बैलेंस बॉडी में कम होना, इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो ये जो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का, वो स्टेबल होना कहलाता है होम्योस्टेसिस। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। अ टेंडेंसी टू चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, ये हम नहीं करते। दूसरे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे कूल ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये सारे काम करते हैं कि जैसे ही बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो ये होम्योस्टेसिस नहीं होता। टेंडेंसी टू रेजिस्ट इंटरनल चेंज, हाँ बिल्कुल, ये एक टेंडेंसी जरूर है जहां पर हम इंटरनल चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल। रेगुलेटरी कंट्रोल में अगर डिस्टर्बेंस ही होना था तो फिर ये हीमोस्टेसिस कैसे हो सकता था? इट हैज टू बी स्टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट्स यूज्ड इन होम्योपैथी। देयर इज नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स, सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हमें क्या मिलता है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट इंटरनल चेंज। अब अगर आपने इस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपने इस कंसेप्ट को यूटिलाइज नहीं करा, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। आपको लग सकता था कि ऊपर वाले तीन ऑप्शंस में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। हो सकता है आपको लगता कि टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट भी हो सकता है, लेकिन होम्योस्टेसिस होता है जब बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट नॉर्मल रहे, स्टेबल रहे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Clear? Okay. Now see the next question. Which of the following cells in plant show totipotency? Actually, what is totipotency? Write in the comment and let me know what is totipotency. ये मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा था क्लास 10th में जब आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने asexual mode of reproduction पढ़ा था, where you have studied that there are मतलब many ways of asexual reproduction: budding, regeneration, fragmentation, fission, vegetative propagation, spore formation, out of which जब आपने fragmentation और regeneration पढ़ा था, तो regeneration में आपने पढ़ा था टोटीपोटेंट सेल। अगर आपने ढंग से ध्यान दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अब बात आती है टोटीपोटेंसी होती क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए सेल्स में से कौन से सेल्स के पास टोटीपोटेंसी होती है। तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है पावर ऑफ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेट होने की कैपेसिटी। नाउ दिस कैपेसिटी is found in n number of organisms. कई बार एनिमल्स में मिलती है, कई बार प्लांट्स में भी मिलती है। तो अगर इस चीज को, कंसेप्ट को समझना, देखो ग्रोथ तो हर सेल कर सकता है, ग्रोथ एज एन नंबर हर सेल में बढ़ सकता है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन जब एक बार जाके रुक जाता है, एक बार सेल ग्रो होने के बाद एक पॉइंट पर आकर रुक गया, अब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, अब ये अपना फंक्शन ही कर रहा है, जो भी इसका फंक्शन है, हो सकता है फूड लाने का फंक्शन हो सकता है वाटर लाने का फंक्शन हो, तो इट इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। बट एट द सेम टाइम
अगर कुछ समय बाद इस सेल का मन बदल जाए या जरूरत आ पड़े कि इस सेल को डिवाइड करके नए सेल्स बनाने पड़ेंगे, सो अगेन दिस सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, तो ये दोबारा से रीजनरेशन शो करने लगता है। अगर आपने 11th में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, आगे आएगा तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट में कैसे रीजनरेशन होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्चुअली हम उसको रीडिफरेंशिएशन कह देते हैं, लेकिन इट्स द सेम पावर ऑफ द सेल टू डिवाइड अगेन। अब जब ये बेचारा बैठा था, अपना काम कर रहा था सेल, तो अब इसको बोल दिया गया नहीं आप जाओ, आप वापस से डिवाइड करो, बिकॉज वी नीड यू टू मेक मोर सेल्स फॉर द वर्किंग ऑफ द प्लांट। तो ये सेल क्या करेगा, वापस से अपना काम छोड़ देगा, फंक्शन छोड़ देगा, और कैपेसिटी आ जाएगी इसके पास डिवाइड करने की। एक्चुअली इसके पास थी पर ये डिवाइड नहीं कर रहा था। नाउ इट हैज अगेन स्टार्टेड डिवाइडिंग, अब ये दोबारा सेल्स बनाने लग गया। तो ये इसने क्या किया, अपनी पावर को दोबारा रिगेन किया है। सो दैट इज द टोटिपोटेंसी टू रीजनरेट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जाइलम वेसल, सीव ट्यूब, मेरिस्टम एंड कॉर्क सेल्स। तो देखो, जाइलम वेसल्स और सीव ट्यूब्स में तो कोई भी दोबारा एक बार जब सेल बन गया है तो उससे और सेल नहीं बनता। फिर हम बात करते हैं मेरिस्टम की। तो मेरिस्टम इज समथिंग, मेरिस्टम जो आप वर्ड देख रहे हो ये आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम प्लांट्स की पढ़ाई करेंगे तो यही वो वर्ड है जिसने पूरा नाच नचा रखा है, यही वो वर्ड है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। सो मेरिस्टम इज समथिंग, मेरिस्टम इज समथिंग which again shows secondary growth, secondary growth in plants। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताती हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। तो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ वो होती है कि जब सबसे पहली बार सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो डिवाइड करके उसने अपने आप को ऐसा बनाया कि वो एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होंगे। अब ये जो सेल हमेशा फंक्शन ही परफॉर्म करने के लिए बना है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हो सकता है ये भी डिवाइड करने लगे जरूरत पड़ने पर। तो जब काम करने लग गया था एक बार सेल बनने के बाद, तो वो प्राइमरी ग्रोथ, थोड़े टाइम बाद वापस से वो डिवाइड करने लग जाए तो दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है प्लांट में मेरिस्टम। तो काइंड ऑफ ये दोबारा से सेल्स बनवाने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कोई दिक्कत इतने में? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। बस क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए हम शुरू से उस चीज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स रेगुलेट देयर एक्टिविटी थ्रू, सेल्स रेगुलेट देयर एक्टिविटी थ्रू, कौन से स्टेप्स के थ्रू सेल्स अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट। ऑप्शंस पहले देखते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल सेल्स में होता है, तो स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ मटेरियल हर बार नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जरूर होता है, पर हर बार फ्लो ऑफ मटेरियल नहीं होता। तो ये हटा दिया। फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, हाँ बिल्कुल, फ्लो ऑफ एनर्जी सेल्स के बीच में होता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हाँ बिल्कुल, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो ही रहा है। जो इंपल्स जा रही थी वो भी तो इंफॉर्मेशन ही ले जा रही थी। फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसे कि प्रोटीन बना, राइबोसोम था, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर बना, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता था या फिर लिपिड बनता था, तो वो जा करके सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाता था, फिर वहां से भी निकल जाता था। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही थी, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनर्जी के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी हमारी फ्लो हो रही थी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लो ऑफ बोथ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बोलेंगे कि मैम आपने फ्लो ऑफ एनर्जी को सही क्यों नहीं बोला, आपने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सही क्यों नहीं बोला। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि ये जो डी ऑप्शन है, विच इंक्लूड्स बोथ the flow of energy and the flow of information, this is the correct answer। अगर आप ऊपर में से किसी एक को चूज करते तो आपका एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत हो जाता, तो आप किसी एक को तो चूज कर ही नहीं सकते, है ना। है दोनों ऑप्शन सही, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑलवेज इस चीज को लिख के रख लो, यू नीड टू फोकस ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
ये आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है, देखो नीट की यही विशेषता है, ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू के 2 ऑप्शंस देखे, मुझे लगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं डैम श्योर हूं, मैंने ये पढ़ा है, तो मैं आगे के ऑप्शंस के साथ नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। मुझे आगे के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। देयर मे बी अ राइट आंसर, देयर मे बी अ करेक्ट आंसर, देयर मे बी अप्रोप्रिएट आंसर, बट देयर मे बी प्रेजेंट अ मोर अप्रोप्रिएट आंसर विच कुड बी योर आंसर। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये हमारे ऑप्शंस गलत हो गए क्योंकि हमने दोनों को इंक्लूड करना था। तो फ्लो ऑफ एनर्जी भी होती है जब एक सेल के बीच में एक्टिविटी चलती है, तो सेल रेगुलेट्स देयर एक्टिविटी थ्रू। सेल के साथ ऐसा क्या हो रहा होता है जिससे वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, तो एनर्जी भी बन रही होती है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, फिर वो एनर्जी एक्सचेंज भी हो रही होती है। अब सेल एनर्जी जब बना रहा है तो सिर्फ अपने लिए तो नहीं बना रहा, एंटायरली वो आपकी पूरी बॉडी के लिए काम कर रहा है, डिविजन ऑफ लेबर वर्क करता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन बोथ are happening when the cell regulates their activity. Clear? So the correct option is option D. Now see the next question. Which one is the example of homeostasis? अब अभी हमने थोड़ी देर पहले homeostasis समझा था कि क्या होता है, अब एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल में ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के अंदर वाटर और इन सब चीजों का जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होमियोस्टेसिस में आता है? हाँ बिल्कुल। तो अब आपको ये एस्पेक्ट भी मालूम है कि होमियोस्टेसिस ना कि सिर्फ हम में हो रहा है, मैंने कहा था हर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में भी हुआ। इंक्रीज्ड हार्ट बीट एट रनिंग, हाँ बिल्कुल ये भी होमियोस्टेसिस है। जब आप रन कर रहे हो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, सो देयर इज अ रीजन फॉर इट, आपकी बॉडी कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हुई। मैडम क्या कॉम्पनसेट कर रही है? देखो, व्हाइल यू आर रनिंग, तो दौड़ने के समय आपके पैर ज्यादा काम कर रहे हैं, पैर ज्यादा काम कर रहे हैं तो पैर को फ्लो ऑफ ब्लड भी ज्यादा चाहिए। तो फ्लो ऑफ ब्लड कैसे जाएगा? क्योंकि नॉर्मली तो आपका हार्ट नॉर्मल जब वे में काम करता है तो इतना ब्लड पंप थोड़ी हो रहा है कि आप रन करते वक्त एनर्जी ले सको उससे। तो क्या होगा कि बॉडी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है कि जितनी मेहनत जितनी एनर्जी आपके पैरों में लग रही है वो ब्लड के थ्रू पूरी हो जाए और प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर पहुंच पाए। और ये जब आप तेज रन कर रहे हो तो आपके हार्ट को भी जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ता है, दैट इज व्हाई योर हार्ट रेट इंक्रीजेस बिकॉज इट वांट्स टू कॉम्पनसेट द इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विच इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू होमियोस्टेसिस। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई रेगुलेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई। हीट को कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे तो वहां पर इवेपोरेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग होने लगी, तो वो क्या हो गया? स्वेटिंग। ठीक, तो अगेन दिस इज द करेक्ट थिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस ये बताते हैं कि हेमोस्टेसिस बॉडी में कैसे मेंटेन हो रहा है, तीनों सही एग्जांपल्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। इजी है ये क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ा होता तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ स्टूडेंट्स क्या मार्क करके आते, स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर उन्हें टेम्परेचर मिल जाता, यहां पर उन्हें टेम्परेचर मिल जाता तो सोचते कि बस यही सही ऑप्शन है, एक्वेटिक पे जाते ही नहीं। लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हीमोस्टेसिस का, ठीक है, तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अडेप्टेशन शोन बाय बर्ड्स, बर्ड्स में क्या अडेप्टेशन देखने को मिलता है, ऑप्शंस में से बताइए। तो मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ कि जो बर्ड होती है ना, बर्ड हैज टू फ्लाई, बर्ड हैज टू फ्लाई, तो बॉडी फ्लाइंग के हिसाब से, फ्लाइट के हिसाब से मॉडिफाइड रहती है। तो क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? तो देखो, हॉलो बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं, हॉलो इसलिए है ताकि हल्की रहेंगी तो पक्षी आराम से उड़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट है कि जो उनके अपर लिम्ब्स होते हैं, अपर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू फेदर, अपर लिम्ब्स मॉडिफाइड इनटू फेदर्स, ठीक है, ठीक है मैडम, हो गए मॉडिफाई। और एज वेल एज इनके पास शोल्डर की बोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है ताकि विंग्स को पकड़ सके शोल्डर जब वो फ्लाइट कर रहा है, नहीं तो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो विंग्स डिटैच हो सकते थे अपनी शोल्डर बोन से। सो द शोल्डर बोन इज स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन इज स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, इसके बाद अब ये भी हो गया, अब क्या बचा, और क्या बचा, हाँ बोन्स, ये बोन्स है, हाँ 1 मिनट, शोल्डर बोन इज स्ट्रॉन्ग, क्लियर। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लॉज मॉडिफाइड हो सकते हैं, क्लॉज मॉडिफाइड हो सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ नीचे वाले फीट ही तो हैं जो काम कर रहे हैं, ऊपर वाले तो विंग्स में मॉडिफाई हो गए, तो क्लॉज भी मॉडिफाइड रहते हैं टू प्रोवाइड दी स्टेबिलिटी टू द एंटायर बॉडी। अब ऑप्शन देखिए, शेप ऑफ द बीक, हाँ शेप ऑफ द बीक भी होता है। शेप ऑफ द बीक आगे से देखो, कभी भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पानी में स्विम करना है या हवा में जाना है तो उसकी बॉडी आगे पीछे दोनों तरफ से नैरो होती है, तो बीक भी तो नैरो होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी हमने पढ़ा था। तो ये बीच में से फिश की बॉडी भी ब्रॉड होती है और आगे जाके नैरो हो जाती है, बर्ड की बीच में बॉडी ब्रॉड होती है, नीचे और आगे से नैरो हो जाती है। तो शेप ऑफ द बीक हाँ बिल्कुल चेंज होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लॉज एंड न्यूमैटिक बोन, ये जो मैंने हॉलो बोन बोला है वही न्यूमैटिक बोन्स भी हैं, ठीक है, सेम थिंग है। मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्स इनटू विंग्स, हाँ बिल्कुल देखा जाता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शंस जो हैं वो मॉडिफिकेशन है बर्ड्स में विच हेल्प इट टू फ्लाई, क्लियर, ओके। आप ये लिख लीजिए, लिख लिया, मैं साइड हो जाती हूँ, ओके। Now see the next question. Next question says adaptation significant for the evolution of species and reason for diversity are. जब adaptation हुआ, adaptation मतलब अपने body को settle कर लेना एक particular environment में कि ठीक है मैं इस environment में ऐसे रह लूँगा, मतलब अपने आप के अंदर adjustment ले आना adaptation है, ठीक। तो अडेप्टेशन सिग्निफिकेंट फॉर इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज की बात आती है ना, तो अडेप्टेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के हर एक ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेशन होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाए। इवोल्यूशन कब होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, आगे बहुत यूज होगी, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 2 लाइन में बता रही हूँ। इवोल्यूशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आया, ठीक है। सपोज ये एक स्पीशीज थी जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए, इसमें 100 ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। इन 100 ऑर्गेनिजम्स में से कोई 2 ऑर्गेनिजम्स में चेंज आ जाए, 2 ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाए, तो क्या आप बोलोगे इवोल्यूशन हो गया? नहीं हुआ। बट ओवर द ईयर्स, ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बल्कि ज्यादा, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद जब हम वापस इस स्पीशीज को देखने जाते हैं तो अब हम इसका नाम रखते हैं स्पीशीज बी, जिसमें वापस से 100 ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन 100 के 100 ऑर्गेनिजम्स में चेंज देखा गया, which was the similar change that took place earlier, ठीक। मतलब यहां पर ऑर्गेनिज्म ने चेंज करके अपने आप को कोशिश करी कि वो अडेप्ट कर ले एनवायरनमेंट के साथ, ठीक। फिर वही चेंज सब में आ गया तो इनने भी अडेप्ट कर लिया एनवायरनमेंट के साथ, चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ। तो जब पूरी स्पीशीज में कोई पर्टिकुलर चेंज आ जाए तो हम उसे कहते हैं इवोल्यूशन, क्लियर। तो इनका कहना है कि अडेप्टेशन जो जरूरी है इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज के लिए एंड रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, और जिसने हर ऑर्गेनिज्म को इतना अलग बनाया हुआ है कि वो 99.99% सिमिलर जीन्स के साथ भी अलग हो सकता है। तो उस समय बायोडाइवर्सिटी लाने वाला क्या होता है? तो सबसे पहली चीज शॉर्ट टर्म और हेरिटेबल। देखो अगर हेरिटेबल है यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चेंज, कोई कैरेक्टर जा रहा है तो फिर वो शॉर्ट टर्म तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड हेरिटेबल। हाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म है, बहुत सालों में हुआ, और हेरिटेबल रहा होगा तभी पूरी स्पीशीज में आया है, और लॉन्ग टर्म चीज हेरिटेबल हो जाती है मैक्सिमम टाइम, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड नॉन हेरिटेबल, तो नॉन हेरिटेबल वाला पूरी स्पीशीज में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म एंड नॉन हेरिटेबल, शॉर्ट टर्म का कोई रोल नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी फाइंड इज लॉन्ग टर्म एंड हेरिटेबल। आप चाहो तो ऐसे ही एग्जाम्पल बनाकर इसको याद कर सकते हो, लिख लो। Okay, now see the next question. Question number 7 says, heterophyly is a long-term adaptation in leaves of. Actually, heterophyly होता क्या है और कौन से प्लांट्स में देखा जाता है? तो हमें पता है, हमने जो aquatic plants देखे हैं, aquatic plants देखे हैं, उनमें प्रेजेंट होता है डाइसेक्शन,
उनमें प्रेजेंट होता है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बोलूं कि कट प्रेजेंट होता है। कैसे कट प्रेजेंट होता है? जब आप लीव्स को देखोगे जो पानी में रहती हैं तो उनका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि ये उनकी मिड रिप रहती है और ये ऐसे ऐसे टाइप की रहती है, मिड रिप तक अंदर अंदर डाइसेक्टेड रहती है। देखो यहाँ पर डाइसेक्शन दिख रहा है, ये है, यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है। तो आप मुझे एक रीजन बताओ, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये लीफ ऐसी क्यों नहीं हो सकती थी अगर पानी के अंदर रहना है तो? अगर ऐसी होती तो डेफिनेटली ब्रेक हो जाती, और डाइसेक्टेड है तो इजीली वाटर करंट, मतलब वाटर इसके बीच में से भी फ्लो करता है तो लीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर ऐसी होती और वाटर यहाँ से फ्लो करता तो लीफ को तो नुकसान पहुंच ही सकता था। तो इसने अपने आप को ऐसा बना लिया, इन बिटवीन डाइसेक्शंस बना लिए लीफ ने। ठीक है, तो ये डाइसेक्शंस जो होते हैं, जो प्रेजेंट हैं, इसी को हम बोल रहे हैं हेटेरोफाइली। अब एक चीज समझो, आप बोलोगे कि मैम अगर आपने वो कमल का फूल देखा हो ना तो उसके पत्ते ऐसे होते हैं, बड़े बड़े ब्रॉड। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी के ऊपर रहने वाला है। वो प्लांट जो कोरली पानी के अंदर रहेगा, इनसाइड द डीप वाटर, जो सबमर्ज्ड रहेगा, उसमें डेफिनेटली ये हमको हेटेरोफाइली देखने को मिलेगी, यानी कि डाइसेक्शंस ऑफ द लीफ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन में पूछा है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन किसके लीफ में देखा जाता है? फ्री फ्लोटिंग ऑफ हाइड्रो। अब जब अगर वो फ्लोटिंग है तो फिर उसको डाइसेक्शन की जरूरत क्या है? वो तो फ्लोट करेगी तो ऐसे भी कर सकती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, लेकिन कैसा होना चाहिए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट? सिर्फ अकेला नहीं है। देखो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि कई बच्चे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में टिक लगा दे कि यही करेक्ट आंसर है। मैंने कहा वो पानी के अंदर होना चाहिए। सबमर्ज्ड हमेशा पानी के अंदर नहीं होता, हो सकता है हाफ वाटर के अंदर हो सकता है मिडिल वाटर में हो, लेकिन मैंने बोला मुझे वो प्लांट चाहिए, अगर मुझे हेटेरोफाइली देखनी है तो मुझे वो प्लांट चाहिए जो पानी के अंदर ही धसा हुआ हो, जो पानी के अंदर ही अटैच्ड हो। ठीक है, तो सेडेंटाइल यानी कि पानी के अंदर उसके रूट्स भी होने चाहिए, तब मैं उसे बोलूंगी कि वो हेटेरोफाइली है। ठीक, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ध्यान रखना ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ, क्योंकि सबमर्ज नहीं, सबमर्ज प्लांट से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा प्लांट जो है वो पानी में अंदर अटैच्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। हाँ बिल्कुल रूटेड होना चाहिए, तो ये मुझे सही लगता है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इस बात को ध्यान रखना, अगर आप जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आप कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो आप सही आंसर जो मार्क करके आते हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर आप सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट मार्क करके आते, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज दैट द रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर हैविंग हेटेरोफाइली। वो प्लांट जो पानी में रूट्स के साथ प्रेजेंट है, बिल्कुल अटैच्ड है रूट्स से और फ्लोट कर रहे हैं, उनको वो शो करते हैं हेटेरोफाइली। और हेटेरोफाइली का मतलब होता है डाइसेक्शंस, लीव्स में बीच बीच में डाइसेक्शंस होते हैं, कट्स होते हैं, प्लेन ऐसी लीफ नहीं होती। टू ब्रेक द वाटर करंट, क्यों प्रेजेंट है? ताकि वाटर करंट को तोड़ सके। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंगारू शोज लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन बाय यूजिंग इट्स टेल एज। कंगारू अपनी टेल को किस तरीके से यूज करता है? तो अब मैं बहुत सुंदर कंगारू तो नहीं बना पाऊंगी, पर मैं बना के कोशिश करूंगी। अगर आप कंगारू को देखोगे, ठीक है, अगर आप कंगारू को देखोगे तो वो दो पैर पे ऐसे खड़ा रहता है, दो पैर वो ऐसे यूज करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूरी बॉडी है कंगारू की। ठीक, ये बॉडी हो गई कंगारू की, ये उसका फेस हो गया, है ना। अब बात आती है इसकी टेल की। तो आपने देखा होगा ये टेल को इस तरीके से यूज करता है। ठीक है, ये टेल को इस तरीके से यूज करता है। इस पे मत जाओ यार, नहीं इतना अच्छा कंगारू बना पाऊंगी, पर एक्चुअली कंसेप्ट देखो। दो लिम्स यहाँ यूज करे, दो लिम्स यहाँ यूज करे, और फ्लोर पर ही, अगर ये फ्लोर है तो फ्लोर पर ही ये अपनी टेल को इस तरीके से लगा लेता है। रैदर मुझे कहना चाहिए कि ये टेल को कुछ इस तरीके से लगाता है जमीन से, ये टेल को कुछ इस तरीके से जमीन पर लगाता है। ठीक है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि कंगारू अपनी टेल को अपने लिम्ब की तरह यूज करता है, अपने लिम्ब की तरह यूज करता है टू सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे अपनी
टेल को रख लेता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है थर्ड लिम्ब, एक्चुअली में 4 लिम्ब उसके पास प्रेजेंट है, 2 लिम्ब्स ओवर हियर एंड 2 लिम्ब्स ओवर हियर, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4 लिम्ब तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो थर्ड लिम्ब कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। फिफ्थ लिम्ब की तरह यूज करता है, हाँ एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 2 लिम्ब यहाँ, 2 लिम्ब यहाँ और 1 लिम्ब यहाँ पर, तो ये इसे अपने फिफ्थ लिम्ब की तरह यूज करता है टू स्टेबलाइज द बॉडी। नेक्स्ट है नो यूज ऑफ टेल, नहीं एक्चुअली में देयर इज अ यूज ऑफ टेल। अगर आप कंगारू की टेल को देखोगे तो वो अच्छी थिक हैवी टेल होती है। टू प्रोटेक्ट इट्स यंग ऑफस्प्रिंग, नो, इट इज यूज्ड एज द फिफ्थ लिम्ब। फिफ्थ लिम्ब की तरह कंगारू इसे यूज करता है, ठीक है। ये कंगारू है बेटा, ये क्या है, कंगारू, 1 मिनट, ये कंगारू है, ठीक है, मान लेना ऐसा, क्लियर, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीट क्रॉप इज राइपनिंग, अ व्हीट क्रॉप इज राइपनिंग इन द फील्ड, दिस शोज, व्हीट क्रॉप जो लगी हुई है फील्ड में वो राइप हो रही है, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो कि पक रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में वहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी, नन ऑफ द अबव। मैडम ऐसा क्यों, आपने क्यों इस पे क्रॉस लगा दिया, अब अपन इसको कंसेप्ट से समझते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि राइपनिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं बोलती हूं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मुझे सही लगता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्म होना, चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी। तो चेंज ऑफ एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं है, चेंज ऑफ एनर्जी क्यों होगी, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोपी, एंट्रोपी होती है एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट उसका पूरा टेम्परेचर, उसकी एंट्रोपी कहलाता है, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस जब बना रहे, तो ये तो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जरूर हो रहा है। देखो ये तो सबने पढ़ा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बाकी चीजों में डेफिनेटली होता है, लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में जब राइपनिंग हो रही है, मैंने आपको एक चीज और एक कंसेप्ट और पढ़ाया हुआ है, मैं फिर से बताती हूँ। देखो जब हम कहते हैं कि टमाटर शुरू में हरा था, ठीक, थोड़ा पका तो वो लाल हो गया, यानी क्लोरोफिल कन्वर्ट हो गया किसमें, ज़ैंथोफिल या केराटिनॉइड में, इसीलिए ग्रीन कलर का क्लोरोफिल था, ज़ैंथोफिल केराटिनॉइड रेड कलर और बाकी सारे कलर देते हैं, तो हमने कहा ये इसमें चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा जो वो है पिगमेंट है वो चेंज हुआ एक से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई, कैसे हुआ, कंसेप्ट क्या लगा है, एनर्जी ट्रांसफर होने का कंसेप्ट लगा है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तभी कोई चीज पक रही है। आपने देखा है कि आम जो होता है, कच्चा आम, उसको गेहूं के अंदर बहुत टाइम तक के लिए रख देते हैं, कच्ची कैरी को, ताकि वो पक जाए। क्यों, वहां पे कोई एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, नहीं, वो जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, वो ट्रांसफर हो रही है, बात समझे। तो कोई भी चीज जब हम पकाते हैं, जैसे हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च को धूप में लोग सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, कि वो वापस से सूखी मिर्च बन जाए, तो जो भी उनको यूज करना हो वो करेंगे। तो ये क्या हुआ, इसमें कोई एनर्जी चेंज हो गई क्या, चेंज कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ व्हीट जब हो रही है तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन ऑफ हैविंग बोथ डाइसेक्टेड एंड अनडाइसेक्टेड लीव्स अकर इन एक्वेटिक प्लांट्स। लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन जहां पर डाइसेक्टेड लीफ भी हो और अनडाइसेक्टेड लीफ भी हो, ये एक्वाटिक प्लांट्स में देखा जाता है, वो भी कौन से एक्वाटिक प्लांट्स में, तो लेट मी टेल यू। लिम्नोफाइला, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें से हमने सारे के सारे नाम नहीं सुने, एक मैं बताती हूँ, आपने जो सुना होगा वो होगा इकॉर्निया या फिर सैजिटेरिया, आपने अजोला नहीं सुना होगा और आपने लिम्नोफाइला नहीं सुना होगा। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली में ये जो चारों हैं, ये चारों के चारों एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स है। अब इसमें से सैजिटेरिया, इकॉर्निया और अजोला,
ये जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं, जबकि जो लिम्नोफाइला है वो एक ऐसा प्लांट है जो पानी में डीपली पाया जाता है और इसकी लीव्स कैसी होती हैं, पानी में डीपली पाया जाता है और लीव्स जो होती हैं वो डाइसेक्टेड होती हैं इस तरीके से। लीव्स जो हैं वो डाइसेक्टेड होती हैं इस तरीके से, मतलब मिड रिब में आके, ये मिड रिब है लीफ का और एक्चुअली में लीफ ऐसी होनी चाहिए थी पर ये ऐसी ना होकर अंदर आके कटा हुआ है बीच बीच का पोर्शन, ऐसी लीव्स होती हैं। ऐसी लीव्स किस में देखी जाती हैं, लिम्नोफाइला में देखी जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि इसमें डाइसेक्टेड लीफ भी हो सकती हैं और अनडाइसेक्टेड लीव्स भी हो सकती हैं। आपने प्लांट्स ऐसे एक्वेटिक बहुत सारे देखे होंगे जिसमें एक ही प्लांट में कई सारे लीव्स के पैटर्न प्रेजेंट होते हैं, कोई पूरा लीफ है, कोई कटा हुआ लीफ है, कोई पूरा लीफ है, कोई कटा हुआ लीफ है। तो जो पूरा लीफ है वो अनडाइसेक्टेड, जो कटा हुआ है वो डाइसेक्टेड। और एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, टू मेंटेन दी वाटर, ताकि वाटर करंट से प्लांट हैम्पर ना हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज लिम्नोफाइला। आप इसके लिए एक और चीज कर सकते हो, जाके एक बार इन चारों प्लांट्स की फोटो देखकर आ सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो ऊपर ही रह रहे थे पानी के सतह में, तो इनको तो जरूरत नहीं थी। हाँ, छोटे छोटे जरूर थे, बहुत छोटे छोटे साइज के, ये कॉर्निया वगैरह छोटे साइज के मिल जाएंगे। हाथ में आप उठाकर बहुत सारी लीव्स ऐसे देख सकते हो। पर आपको अगर डाइसेक्टेड और अनडाइसेक्टेड लीफ की बात करनी है, देखो छोटी सी लीफ से तो वाटर करंट वैसे भी ब्रेक नहीं होगा, बड़ी लीफ से ही होगा। तो बड़ी लीफ में डाइसेक्टेड और अनडाइसेक्टेड पैटर्न्स चलते हैं विच बिलोंग टू द एक्वेटिक प्लांट विच इज नोन एज लिम्नोफाइला। That's it. Let's move on to the next question. A closed system is that. Closed system कौन सा होता है? ठीक है, तो क्लोज सिस्टम होता है जब हम बोलते हैं किसी भी चीज को, जैसे एक्चुअली हाँ ये बात ध्यान रखना कि व्हेन वी आर आस्किंग यू कि क्लोज सिस्टम क्या है, जब नीट में पूछा जाए क्लोज सिस्टम क्या है, तो उसका आंसर ब्लड की तरफ तब तक नहीं जाएगा जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ठीक है, ये जनरल क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। तो जब हम जनरल बातें करते हैं तो क्लोज्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उस सिस्टम में वो सारी की सारी उसी के अंदर फ्लो कर रही हैं। इफ आई कंसिडर दिस टू बी अ सिस्टम, अगर मैं बोलूं कि ये एक सिस्टम है, अगर मैं बोलूं कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस एज अ सिस्टम, तो ये क्लोज्ड है, इसीलिए सारी चीजें इसके अंदर ही फ्लो करेंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी। सारी चीजें इसी के अंदर फ्लो करेंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी। तब मैं बोलूंगी कि ये सिस्टम क्लोज्ड है, तब मैं बोलूंगी कि ये सिस्टम क्लोज्ड है। ठीक है, व्हेन थिंग्स आर ऑलरेडी स्टेइंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक, तो अब ऑप्शन देखिए, डज नॉट शो चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, मतलब टेम्परेचर और थर्मल थिंग ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें एंट्रोपी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, डू नॉट शो चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी हो सकता है ना अंदर बाहर, पर उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे। हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर हो सकता है ना इंक्रीज, बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, पर हमारी बॉडी उसको कॉम्पनसेट कर लेती है। तो ये नहीं होगा। एक्सपोर्ट एनर्जी, एनर्जी हमेशा अंदर ही रहेगी, एक्सपोर्ट तो होने का सवाल ही नहीं है। डज नॉट एक्सचेंज मटीरियल्स विद द एनवायरनमेंट, हाँ बिल्कुल, एनवायरनमेंट के साथ इसका कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे। अगर ये इसका एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्सचेंज मटेरियल्स विद द एनवायरनमेंट, कोई एक्सचेंज नहीं होता मटेरियल्स का एनवायरनमेंट के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डज नॉट एक्सचेंज मटेरियल्स विद एनवायरनमेंट। अब आप ये देखिए कि जितने भी कंसेप्ट्स इन क्वेश्चंस में लगे हैं एक्चुअली में वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पर क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि ये छोटा सा टॉपिक कैसे पूछा जा सकता है, तो इतना बड़ा मैटर बन जाता है। अब ये कितनी छोटी सी बात है कि क्लोज सिस्टम के अंदर सब कुछ क्लोज रहता है और क्लोज्ड है इसीलिए सब आना जाना आदान प्रदान नहीं हो सकता। Everything remains inside that system. So the correct option is option C. Now see the next question. What represents the steady state? What represents the steady state? यानी कि स्टेबिलिटी वाला स्टेट क्या किससे पता चलेगा, कौन दर्शाएगा स्टेबिलिटी स्टेट को? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीजन एंड वाटर। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल मतलब यहां सिर्फ बात हो रही है कि सब कुछ आया और मेरी बॉडी के अंदर आके बैठ गया। ठीक, इनटेक हो गया। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी?
क्योंकि बाय प्रोडक्ट भी तो बनेगा, हम खाना खाएंगे तो बाय प्रोडक्ट बनेगा, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हमने वाटर लिया है तो वाटर का भी ब्रेक डाउन होगा ही होगा, तो वो वाटर कहाँ जाएगा? तो स्टेबिलिटी सिर्फ इनटेक से तो नहीं आ सकती, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड एनर्जी। अगर मैं सिर्फ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल देखूं तो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि क्या इनटेक हुआ था, मैंने कह दिया वेस्ट मटेरियल मैंने हटा दिया, तो ये तो बताओ कि इनपुट क्या था, तब तो आउटपुट की बात करेंगे, तो ये भी गलत। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ मटेरियल्स, एनर्जी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एनर्जी। मतलब एक्चुअली में हुआ क्या कि हमारी बॉडी में फूड का इनटेक हुआ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, स्टेप वाइज सुनना। फूड का इनटेक हुआ, अब न्यूट्रिशन जब क्लास 10 में पढ़ा था तो वहां लिखा था ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन एंड टू क्रिएट एनर्जी एंड टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। तो वह फूड क्या देने वाला है? एनर्जी देने वाला है। फूड क्या देने वाला है? एनर्जी देने वाला है। तो फूड मटेरियल आया, एनर्जी मिल गई। अब ये एनर्जी तो हमारी क्या हो गई? यूज हो गई, ठीक। लेकिन अब इस फूड का कोई बाय प्रोडक्ट भी तो होगा, कोई बाय प्रोडक्ट भी तो होगा, तो वो बाय प्रोडक्ट अगर आप बॉडी से नहीं हटाओगे तो आपकी स्टेबिलिटी हैम्पर हो जाएगी। ध्यान से सुनो, अगर बॉडी में से बाय प्रोडक्ट नहीं हटाया तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। और एक्चुअली लेट मी टेल यू, टॉक्सिसिटी से एक इंसान की मौत भी हो सकती है। तो टॉक्सिसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अगर फूड आया है, एनर्जी आई है, तो उसका बाय प्रोडक्ट बना होगा, बाय प्रोडक्ट नहीं हटाया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए दोनों प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। व्हेन यू पुट द इनटेक ऑफ समथिंग, जब आप कुछ चीज इनटेक करते हो तो किसी चीज का आउटपुट भी देना पड़ेगा। इनपुट है तो आउटपुट भी होना ही चाहिए, तब स्टेबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं होता कि आप खाना खाते जाओ, एनर्जी बनाते जाओ और वो जो वेस्ट है उसको स्टोर कर लो, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी फिर कुछ भी नहीं कर पाएगी एक टाइम पे। तो इसीलिए इनटेक जरूरी है, बाय प्रोडक्ट का एलिमिनेशन जरूरी है। तो इस ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, इनटेक ऑफ मटेरियल हुआ, उससे एनर्जी बनी, एनर्जी बनने के बाद एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हुआ इंक्लूडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक। नन ऑफ द अबव नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर द राइट कंसेप्ट। इजी है कंसेप्ट। स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब जो चीज आई है वो यूटिलाइज हो, फिर उसका बाय प्रोडक्ट वापस बाहर जाए, तभी ये साइकिल इनपुट आउटपुट की बनी रहेगी, ठीक है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज करेक्ट अबाउट एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सेल्स? हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है लिविंग सेल्स में, तो इसका क्या करेक्ट कंसेप्ट है? अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, यानी कि मैं ब्रैकेट में लिख लूं कि चेंज हो रही है, तो ये कैसे होगी? एक बार ऑप्शंस देखते हैं। बोथ अकर कंटिन्यूअसली, नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ अकर डिसकंटिन्यूअसली। पहले में बोला है कंटिन्यूअसली होगा, फिर बोला है डिसकंटिन्यूअसली होगा, फिर बोला है फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर देन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर बोला है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन एनर्जी ट्रांसफर। तो मैं आपको यहां से बताना शुरू करूं अगर कि पहले अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अगर पहले ये चेंज हो गई एनर्जी, तो फिर ट्रांसफर होने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। क्यों मैम? क्योंकि जब एक बार एनर्जी ने अपना रूप ही बदल लिया है, जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है, अगर ट्रांसफॉर्म हो गई तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, कैसे ट्रांसफर होगी? उसका कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अगर पहले ही आपने एनर्जी को चेंज कर दिया तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। फिर आता है एनर्जी ट्रांसफर एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। बोथ अकर डिसकंटिन्यूअसली नहीं, बोथ अकर कंटिन्यूअसली हाँ। एक्चुअली में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जब भी लिविंग सेल्स की बात आती है, एक लिविंग सेल के अंदर एनर्जी बनना, एनर्जी कंटिन्यूअसली बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो बन रहा है।
और जब वो बनता है तो एनर्जी बनाकर वो अपने पास से माइटोकॉन्ड्रिया से भेजेगा ही भेजेगा, नहीं तो एनर्जी खुद बना के क्या करेगा, बनी इसीलिए रही है कि आगे भेजे, तो ट्रांसफर तो उसे करनी ही है। और जब आगे भेजेगी, आगे एनर्जी जाएगी तो वो किस फॉर्म में जाएगी, एक सेल से दूसरे फॉर्म में अगर एनर्जी जानी है या फिर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल होता है तो हमने हमेशा से पढ़ा है कि उसमें पैकेजिंग होती है और फिर उसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टोर होता है, पैकेज होता है, मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद एनर्जी जो है वो एक से दूसरी जगह जा सकती है। तो दोनों काम कंटिन्यूअसली चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने पूरा एनर्जी खाली कर दी और फिर बोल रहे हो कि इसका फॉर्म वहीं पे चेंज कर लेना, और ऐसा नहीं होता कि एक सेल के अंदर आपने पूरी एनर्जी भर के रख ली, हम यहीं पे ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर तुमको देंगे, तब तक वो दूसरा सेल क्या करेगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, यहां से एनर्जी बन रही है, जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी बन रही है, जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। कोई भी एक चीज को आप रोक के नहीं रख सकते कि पहले मैं पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करूंगा या पहले मैं पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा और बाद में फिर ट्रांसफॉर्मेशन का काम देखा जाएगा, नहीं। साथ में साइमल्टेनियसली एनर्जी ट्रांसफर भी होती रहती है और ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा होता है। और इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये बिल्कुल वैसा है कि जब हमारी बॉडी में, जब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ना, फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जब बन जाता है तो उसमें सेल नए बन रहे होते हैं। और आपको पता है उसमें दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं, सेल डिवीजन भी और सेल डिफरेंशिएशन भी। सेल डिवीजन से नए सेल बनते जाते हैं, सेल डिफरेंशिएशन क्या बनाता जाता है, टिश्यू बना देगा, ऑर्गन बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस गोइंग ऑन, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है, एक साथ चल रहा होता है। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैनेटोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद, हाँ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो आई विल बी इम्प्रेस्ड। आप एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ कि थैनेटोलॉजी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय थैनेटोलॉजी? What do you understand by thanatology? Thanatology लिख लिया? नहीं पता? ओके, मैं बताती हूँ। Thanatology होती है study of death and its aspects and as well as its consequences। किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ क्यों हुई, कोई क्यों मरा, ठीक है, कई रीजंस हो सकते हैं, है ना। सपोज करो कि कोई पानी में डूब के मर गया, तो ये थैनेटोलॉजी जो है ये फॉरेंसिक्स की पढ़ाई में बहुत यूज होती है। फॉरेंसिक्स की पढ़ाई में क्यों यूज होती है मैडम? अगर कोई पानी में डूब के मरा है ना, तो ऐसा नहीं है, एक डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं होता कि बस वो पानी में डूब के मर गया, आप उसको लेके आ गए, आपने बोल दिया सॉरी आई कांट हेल्प, वो पर्सन जो है वो इट इज डेड, तो अब कुछ नहीं हो सकता और यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। A doctor is always concerned, एक डॉक्टर को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके से अपने पेशेंट के साथ डील करना होता है। तो अब अगर मान लो कि वो पानी में से निकाल कर बॉडी ले आए, किसी रीजन से उस पर्सन की डेथ हो गई है कि, तो हमें ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डेथ जो है उसका एस्पेक्ट क्या है, क्या वो खुद मरा है या फिर उसको किसी और ने धक्का देके मारा है ना। तो पहले तो हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैडम वो हम क्यों फाइंड आउट करें, वो तो पुलिस फाइंड आउट करेगी, नहीं, आपको पूरी बॉडी चेक करने के बाद बताना पड़ेगा। अगर हाथ पे ब्रूसेस हैं, आपको लगता है कि सामने वाले को किसी ने पकड़ के धक्का दिया होगा, कहीं स्क्रैचेस आए होंगे क्योंकि छीना झपटी हुई होगी, तो वो आप आइडेंटिफाई करोगे, आप फॉरेंसिक्स में स्पेशलिस्ट हो। अगर ये नहीं हुआ था और वो खुद कूदा था तो उसकी बॉडी पे कहीं और कोई निशान नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे मैम गिरने से निशान मिल गया होगा, तो वो निशान आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, तभी तो थैनेटोलॉजी है, ठीक है। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया, कंसिडर हो गया अ पर्सन इज डेड। फिर ऐसा तो नहीं कि उसको इंटरनली कोई बीमारी थी, तो ये भी पता चल जाएगा। अब हम उसको पीएम करेंगे, पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे, तो हमें ये देखेंगे कि भाई उसमें कोई बीमारी तो नहीं थी। अगर बीमारी थी तो हो सकता है ना कि उसने डिप्रेशन में खुद की जान लेने की कोशिश करी हो। अब अगर ये भी नहीं निकला तो हो सकता है कोई और मेंटल ट्रॉमा रहा हो उसको, ठीक है। तो ये चीज देखी जाएगी। इसके बाद बात आती है, ये तो हमने एस्पेक्ट देख लिया, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब पता कर लिया। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब भाई उसके फैमिली मेंबर्स भी तो हैं,
किसी फैमिली मेंबर को और डिप्रेशन ना आ जाए, उनको कन्विंस करना, उनको कंसोल करना. सो दिस एंटायर थिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्सन्स डेथ, जहां पे किसी की डेथ को लेकर के सारी बातें होती हैं, वो सारी स्टडीज होती हैं और उससे जुड़ी हुई और 10 क्राइटेरिया में बातें होती हैं, क्यों हुई, कैसे हुई, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका आगे क्या करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें हो सकता है ना, जब उसको निकाल के लाए हो तो आप उसे बचा सकते हो. तो डेथ तक बात गई नहीं, थैनेटोलॉजी तक गई नहीं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसमें इकट्ठी, और ये फॉरेंसिक्स में यूज होता है. तो जो भी डेथ और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको हम कहते हैं थैनेटोलॉजी. ऑप्शंस देखिए, डेथ इन all its aspects, yes definitely, ये मैंने आपको बताया, it is about the death in all its aspects. Solving paternity of child, मतलब वो वाला जहाँ पे सॉल्व करते हैं ना कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, तो ये वाला वो है. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग, नहीं, लिविंग का आइडेंटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, डिटेक्शन ऑफ लाई से भी कोई लेना देना नहीं है. द थिंग विच इज कंसर्न विद थैनेटोलॉजी इज द डेथ एंड इट्स एस्पेक्ट्स. नाउ यू कैन राइट दिस, इसको लिख के रख लीजिए. Now see the next question. Question number 15 says, animal which do not have steady body temperature are called. वो एनिमल जिनके पास स्टडी बॉडी टेम्परेचर नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है. ऑप्शंस देखिए, पोइकिलोथर्म्स, यूथेरियन, स्टीनोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स. तो आंसर हमारा क्या होगा? पोइकिलोथर्म यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट हैव स्टडी टेम्परेचर, डू नॉट हैव स्टडी बॉडी टेम्परेचर, डू नॉट हैव स्टडी बॉडी टेम्परेचर. यूथेरियंस बोला जाता है मैमल्स को, क्योंकि उनके पास प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से ग्रोथ होती है. स्टीनोथर्मल्स होते हैं जो स्लाइट टेम्परेचर में, स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर में भी अपना स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा चेंज हुआ टेम्परेचर में तो इनकी बॉडी में भी टेम्परेचर में प्रॉब्लम आ जाएगी, फ्लक्चुएशन हो जाएगा. ठीक. और होम्योथर्म्स होते हैं जिनमें स्टेबिलिटी रहती हो, तो किसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है? पोइकिलोथर्म्स में स्टेबिलिटी नहीं रहती है. ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज तब हो सकते थे जब आपको यूथेरियन और स्टीनोथर्मल्स का नहीं मालूम होता कि वो कौन होते हैं. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई है ना, लिख लीजिए इसको. Okay, now see the next question. Question number 16 says, reaction involving breaking of complex compounds into simpler ones is called. ये पूरे सेशन का सबसे easiest question है, जहां पर पूछा गया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेकिंग डाउन का जो कंसेप्ट है ये क्या कहलाता है? तो ब्रेकिंग डाउन का कंसेप्ट मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि कट हो रहा है यहां पर, तो ये कैटाबॉलिज्म कहलाएगा. अगर कुछ ऐड हो रहा होता, सिंथेसिस हो रहा होता, तो एनाबॉलिज्म कहलाता. तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. एक बार और मैं याद दिला देती हूं, कैटाबॉलिज्म है ब्रेकिंग डाउन, एनाबॉलिज्म है सिंथेसिस ऑफ समथिंग, और ब्रेकिंग डाउन और सिंथेसिस इन दोनों को मिला दें, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला दें, तो दोनों ही मिलकर के कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म. यानी कि all the reactions, sum of all the reactions working inside the body is metabolism, right? तो अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है. एनाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, एनाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है? जब कोई चीज ऐड हो रही होती है, सिंथेसिस हो रहा होता है, तो ये हो गया गलत. होम्योस्टेसिस नहीं हो सकता, वो क्या है? स्टेबिलिटी इनसाइड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, राइट? मेटाबॉलिज्म, दोनों प्रोसेस होते हैं, कैटा और एना. तो अब बचा कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म ही इसका सही आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. नहीं भी मैं एक्सप्लेन करती तो भी आपको पता था. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑपरेट थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म. बेस्ट एग्जांपल इलस्ट्रेटेड इज बाय. एक्चुअली में हमारी बॉडी में चलता है, ये ध्यान से सुनना, ये कॉलेज में जाते ही फर्स्ट ईयर में, मेडिकल कॉलेज में जब फिजियोथेरेपी बोल दिया मैंने, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर बहुत यूज होगा कि बॉडी का इंटरनल फंक्शन काम कैसे करता है. वहां पर फीडबैक मैकेनिज्म रुला लेगा. इतना बड़ा फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ऑल सॉर्ट ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म. तो एक्चुअली मैं आपको बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करूंगी कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है. तो फीडबैक मैकेनिज्म
फीडबैक मैकेनिज्म। जब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, तो थोड़ा हिंट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि मोस्ट ऑफ द हीमोस्टैटिक, हीमोस्टैटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बॉडी में स्टेबिलिटी हो। ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड ले लिया है, स्टेबिलिटी हो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, स्टेबिलिटी हो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो उस मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए जरूरत पड़ती है फीडबैक मैकेनिज्म की, जरूरत पड़ती है फीडबैक मैकेनिज्म की। मैं एग्जांपल लेती हूं रनिंग का, ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूं कि यू वेंट फॉर रनिंग, आप दौड़ने के लिए गए, ठीक। जब आप दौड़ने के लिए गए तो आपकी बॉडी को सबसे पहला जो पॉइंट आपको मिला, सबसे पहला चेंज आपकी बॉडी में क्या आया, आपकी बॉडी को एक्सेस वर्क करना पड़ रहा है, बॉडी एक्सेस वर्क, ठीक है, वर्क करा है बॉडी ने। अब क्या हुआ, उस वर्क करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई पूरी करनी पड़ेगी, आपके हार्ट को पैरों में पूरा ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा, तो आपका हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, एक चीज ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ कि दूसरा एस्पेक्ट जो होगा वहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर भी तो राइज होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हीट प्रोसेस चल रही है ना, कंटिन्यूअसली हीट में मतलब एनर्जी जो है वो लग रही है, बन रही है, एनर्जी यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है और बन भी रही है, उसी स्पीड से बनने की कोशिश भी कर रही है एनर्जी। तो क्या होगा, वहां पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना। तो आप एक्सरसाइज एक तरीके से रनिंग इज ऑल्सो एक्सरसाइज। तो जैसे एक्सरसाइज के दौरान आपको स्वेटिंग होती है, रनिंग के दौरान भी होगी। तो आपकी बॉडी में जो वो हीट जनरेट हो रही है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, तीसरा क्या हुआ, इंक्रीज हीट इनसाइड द बॉडी। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। अब अगर मैं आपको इसमें अंतर बताऊं, अगर मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊं, तो डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है कि आपकी बॉडी एक्सेस वर्क कर रही है और बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है जो आपकी बॉडी में देखने को मिला। इसको काउंटरएक्ट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी ने हार्ट रेट इंक्रीज करी और स्वेटिंग करा दी, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी में जो कुछ भी प्रोसेस चलता है, स्टिमुलस आता है, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना, और फिर उसके हिसाब से फंक्शन होता है कि स्वेटिंग होना जरूरी है, हार्ट रेट इंक्रीज करना जरूरी है, डाइजेशन बढ़ाना जरूरी है, डाइजेशन को कम करना जरूरी है, वाटर हमारी बॉडी में कम ज्यादा हो रहा है। हम मान लो आप अमीबिक डिसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गई, तो ये तो अपना क्राइटेरिया अलग चल रहा है, ये तो हमारा पॉजिटिव जो आया था वो है। तो इसके लिए हमको भी तो काउंटरएक्ट करना पड़ेगा। तो बॉडी भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। मैडम कैसे प्रिपेयर कर रही है, किडनी में जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था, उस दौरान जब यूरिन बन चुकी थी और यूरिनरी ब्लैडर में जाने वाली थी, उससे पहले नेफ्रॉन ने क्या किया, वापस से चेक किया यूरिन को कि कहीं इसमें एक्स्ट्रा वाटर तो नहीं है, और रीअब्जॉर्प्शन किया एक्स्ट्रा वाटर का, क्योंकि मेरी बॉडी को पानी की जरूरत है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन जब वाटर का हुआ, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो दूसरी तरफ बॉडी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। अगर लाइफ है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो चाहे उसकी बॉडी के अंदर हो चाहे उसकी बॉडी के बाहर हो, इम्बैलेंस तो आएगा ही आएगा। और बैलेंस कौन करता है, बॉडी खुद बैलेंस करती है। आपको किसी चीज की टेंशन हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, मैडम क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो रोने बैठने से कोई मतलब नहीं होगा, आपको खुद अपना सॉल्व करना पड़ेगा। जब बॉडी अपना खुद सॉल्व कर सकती है, बॉडी अपने आप को स्टेबल रख सकती है फीडबैक मैकेनिज्म करा के, दैट टू पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक, तो उस दौरान क्या आप अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसको किसने बताया बेचारी बॉडी को कि फीडबैक मैकेनिज्म करो, कोई गया था क्या बताने, कोई नहीं गया था, और हमसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देयर इज दिस इन द नेचर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को हमेशा स्टेबल करने की कोशिश करता है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने की कोशिश करता है हर एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए, स्टेबिलिटी है ना। तो देयर इज स्टेबिलिटी इनटू एवरीथिंग।
तो आंसर हमारा कहां जाता है, आंसर में पूछा गया है कि जब होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म चलता है, यानी बॉडी में बैलेंस करने का मैकेनिज्म, तो वो ऑपरेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। हाँ बिल्कुल होता है फीडबैक मैकेनिज्म से हीमोस्टेसिस। द बेस्ट एग्जांपल इज इलस्ट्रेटेड बाय, अभी मैंने आपको वो एग्जांपल दिया जो आपको इजीली दिमाग में बैठ सके, लेकिन अब हमें दिए गए एग्जांपल्स में से एग्जांपल फाइंड आउट करना है। एग्जांपल में दिया है हार्मोन, एंजाइम, वाइटामिन, राइबोजाइम। तो एंजाइम, वाइटामिन, राइबोजाइम, हार्मोन, इसमें से सबसे सही एग्जांपल एक्चुअली में देखा जाए फीडबैक मैकेनिज्म का, तो वो हमारा कौन है? फीडबैक मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जांपल होगा हार्मोन। मैडम क्यों होगा? देखो, हार्मोन निकला एक जगह से, एक पर्टिकुलर जगह से, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो। मैडम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एक बार बता दो, याद नहीं है। एक ग्लैंड वो जो अपना पूरा सेक्रीशन सीधे ब्लड में फेंक देता है, दूसरा ग्लैंड वो जिसने रास्ता बनाया है, डक्ट बनाई है कि नहीं तुम हार्मोन हो तो अच्छे से इस रास्ते से जाओ, है ना। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन जो है वो क्या कर रहा है, अलग तरीके से अलग रास्ते से भेजेगा, एक्सोक्राइन अलग रास्ते से भेजेगा, सिर्फ रास्ते के डिफरेंस पर एक्सो और एंडो होता है। तो जो भी ग्लैंड है उस ग्लैंड ने अपना हार्मोन बनाया। अब हार्मोन जो होता है वो छोटी सी क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता 4 किलो हार्मोन बना लिया, 4 किलो मैंने इंसुलिन बना लिया, नहीं। हार्मोन छोटी सी अमाउंट में बनता है, लेकिन अगर मेरी बॉडी में मेरे पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया है तो वो क्यों बनाया? ताकि मेरी बॉडी के अंदर मेरा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक ही हाथ में मेंटेन रखना है, दूसरे हाथ में कितनी भी ग्लूकोज लेवल जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ब्रेन में ग्लूकोज लेवल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए ब्रेन में जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन पैरों में नहीं कर रहा। डायबिटिक फुट हो जाएगा पैरों में नहीं काम करेगा तो, ठीक है। तो पूरी बॉडी में हार्मोन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है, किसके थ्रू? ब्लड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैडम हम इसको इससे रिलेट कैसे करें? आपने तो एग्जांपल दिया था कि बॉडी में जब कोई जरूरत होगी तो उसको बैलेंस करेंगे, तो फीडबैक मैकेनिज्म। तो हार्मोन कैसे रिलेट करेंगे? भाई बॉडी में अगर जरूरत नहीं थी, अगर बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़िया चल रहा था तो फिर इंसुलिन को तो कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। जैसे ही, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है मुझे और आपको डायबिटीज नहीं है, नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, पर जिस इंसान के बॉडी में डायबिटीज का लेवल हाई रहता है, शुगर हाई रहती है, ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, उसमें तो इंसुलिन को काउंटर करना पड़ेगा। अच्छा ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है तो मुझे ज्यादा अमाउंट में जाके काम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा ग्लूकोज कम हो गया, मुझे वापस से जाके बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में नेगेटिव पॉजिटिव तो यहां पे भी हो रहा है। तो बेस्ट एग्जांपल होता है हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म का, ठीक है, जहां पर पूरी चीजें कंट्रोल में रखनी पड़ती हैं। कैसे कंट्रोल में रहेगा? जब पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज हार्मोन। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोस्टेसिस रेफर्स टू, मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया, पहले इस पिछले क्वेश्चन में बताया कि फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जब इंसान रन कर रहा है तो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, वो नेगेटिविटी पॉजिटिव इफेक्ट आया तो उसको हमने काउंटर एक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव मारना पड़ेगा उस पर, तभी हम जाकर बैलेंस कर पाएंगे। तो हीमोस्टेसिस रेफर्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। यस डेफिनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दोनों होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव या फिर कोई फीडबैक ना हो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है द टोटल हीट कंटेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये आपने ये क्वेश्चन क्यों दिया, ये तो मुझे शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स का क्वेश्चन लगता है। नो, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अस, दिस क्वेश्चन इज माइन, ये बायोलॉजी को बिलोंग करता है। देखो ध्यान से, टोटल हीट कंटेंट, पूरी हीट, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम में कितनी है, और हमारा सिस्टम कौन होता है? हमारा सिस्टम तो भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है। हमारा वो सिस्टम नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि टोटल एनर्जी की बात जब भी आती है, टोटल एनर्जी की बात, अब बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बता दिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। ऑप्शन में मैं देखूंगी, जब ये तुम सेशन रिलीज हो जाएगा, जब आप इसे देख लोगे तो मैं जाकर देखूंगी कि आपने कमेंट में मुझे बताया था या नहीं कि इसका आंसर क्या है। अगर बता दिया है तो मैं अभी भी इतनी बातें करके आपको टाइम दे रही हूँ कि आप मुझे इसका आंसर बताओ।
इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टफ नहीं है। तो टोटल हीट कंटेंट की हम जब बात करते हैं तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक है, तो एंथैल्पी ही होती है बेटा, एंथैल्पी होती है डियर स्टूडेंट्स जो कि होती है टोटल हीट कंटेंट, जो कि होती है टोटल हीट कंटेंट। दिस इज टू ऑल दी स्टूडेंट्स। देखो जब हम बोलते हैं फ्री एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास फ्री एनर्जी जैसा कुछ नहीं है, हमारी तो भैया क्लोज्ड सिस्टम है, अभी पढ़ा था, क्लोज सिस्टम में सारी एनर्जी उसके अंदर ही रहेगी, तो वो टोटल हीट कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं चल रहा है कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हो तभी हमारा ये काम करेगा, हमारे यहाँ प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये भी हमने पढ़ा। फिर होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे तो टोटल हीट कंटेंट है, तो टोटल हीट कंटेंट कौन हो जाएगा, एंथैल्पी इन अ सिस्टम। सिस्टम कौन है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर, इजी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये बायो में नहीं है, ये अगर मैं आपको दे दूं टेस्ट सीरीज में तो ये आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये बायो में नहीं है, एंथैल्पी हमारी बॉडी के लिए भी रेफर करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन अवॉर्डेड वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। ऐसे कौन से पहले इंडियन थे जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 1987 में? सो ही वाज सर एम एस स्वामीनाथन। सर एम एस स्वामीनाथन थे जिन्हें प्राइज दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। अब इसमें आपको ये तो क्वेश्चन थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ईयर क्या था और नाम क्या था और फूड प्राइज दिया गया था, है ना, तो ये क्वेश्चन हमें याद करना रहेगा। तो बरवाले सर थे, नहीं, अन्ना हजारे सर नहीं, सुंदरलाल बेगुना नहीं, एम एस स्वामीनाथन ही थे। अगर मैं नहीं भी बताती तो ऑप्शंस देख के वैसे आप बता सकते थे कि सर इन्हें ही मिला होगा, है ना। तो ओके, now we are done with the second level, second part of the practice questions. next session में मैं आपको फिर मिलूंगी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए कंसेप्ट रिवाइज करते रहो, टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहो और साइंटिस्ट वाला वो जो सेशन है उसको देखते ही रहना है। वहां से आपको बहुत सी चीजें याद होंगी क्योंकि उसे ही याद करने में टाइम लगेगा, बाकी चीजें तो एक्सप्लेन है, आपको उसमें समय नहीं लगेगा। आपको ये सारे वीडियोस कहाँ मिल पाएंगे अच्छे से सीक्वेंस में कि आप एक के बाद एक देख सके बैठ के? तो ये आप जाओ वेबसाइट पे www.magnetbrains.com, वहां पर जाकर ऑफिशियल पेज ओपन करो, वहां लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, तो वहां पर आप नीट का कोर्स सिलेक्ट करो, वहां पर बायोलॉजी का आपको दिख जाएगा, बायोलॉजी पर क्लिक करो। जैसे ही बायोलॉजी पे क्लिक करोगे ऑफिशियल पेज ओपन होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ लिखा है चैप्टर वाइज वीडियोस, तो नीचे पूरा सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। प्ले करोगे वीडियो इस तरीके से प्ले होने लगेगा, राइट। अब बात आती है कि मैडम क्या करना है, अब हमें क्या करना है? देखो मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने आपको टॉपिक वाइज चैप्टर कराया, साइंटिस्ट की डिटेल अलग से निकाल के पढ़ाई, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो अब तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे साथ तुम्हारा इंटरेक्शन कैसे बनेगा? तुम इतना करना कि सिर्फ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने वर्चुअल ग्रुप में शेयर कर देना भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके। और बस कमेंट में मुझे बता देना कोई भी चीज़, जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा है, एंथैल्पी क्या होती है, थैलेटोलॉजी क्या होती है, वो सारे आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट में, तभी आपकी सही प्रिपरेशन होगी। 2 लाइन लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिखते हो, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखते हो, तो एक बार आंसर भी लिख के बताओ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना है और मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी नीट के कोर्स के लिए। कंप्लीटली यूटिलाइज करो और अपना ड्रीम पूरा करो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विथ मी, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।